हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलो, तो कल जैसा कि हमने बोला था कि अपन जोहरी विंडो से शुरू करेंगे एंड आई होप आपने जोहरी विंडो का डायग्राम 2-3 बार बना के प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, तो जोहरी विंडो का अगर डायग्राम आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो अपन लोग आज जोहरी विंडो का कंसेप्ट एक बार वापस रिवाइज करेंगे एंड अपन आगे की बहुत सिंपल एंड इजी से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके सिवाय इंग्लिश ग्रामर में भी आज अपन एकदम इजी से कंसेप्ट उठाएंगे, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं। अगेन कंसेप्ट तीनों ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा तुक्का लगाना पड़ता है। ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं, प्रेपोजिशन एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें अपन को भर भर के तुक्का लगाना पड़ेगा। प्रेपोजिशन ऑन, ऑफ, अबव वो सब जो अपन लोग बचपन में पढ़ते थे बहुत ज्यादा 10-10 मार्क्स का आता था, वो अपने को वापस पढ़ना है और उसमें अपने को बहुत ज्यादा तुक्का लगाना पड़ेगा एंड दैट कम्स आउट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, सो प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस शीट हैज बीन अटैच्ड। कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन के लिए कुछ भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बहुत साधारण से कंसेप्ट होता है दैट आई टेल यू। ऑल्सो आई हैव रियलाइज्ड कि आई विल अपलोड अ प्रैक्टिस शीट ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के बारे में एक तो कुछ चीजें और है दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस, जो अपना कल मिस हो गया था, तो आज आई विल डील विद दैट। ठीक है, तो एडवर्ब अपने को वर्ब एंड एडवर्ब की प्रैक्टिस शीट आपको अटैच कर दी जाएगी, तो आप प्लीज जिस फोल्डर में दैट इज लेक्चर नंबर 3 में जो अपन लोगों ने वर्ब एंड एडवर्ब पढ़ा है, उस फोल्डर में आपको वर्ब एंड एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, तीनों की एक प्रैक्टिस शीट अटैच मिलेगी। प्लीज उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगेन ग्रामर आपको हमारे पढ़ाने से, आपके पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, मॉड्यूल के नोट्स रीड करने से या हमारे नोट्स रीड करने से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप अच्छा कोई भी नोट्स प्रेफर कर सकते हो, नोट्स का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मॉड्यूल में जो दिया हुआ है एंड जो यहाँ के जो नोट्स में इंस्टीट्यूट के अकेडमी के जो नोट्स में दिया हुआ है, कंटेंट आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। इट्स जस्ट दैट इन माय नोट्स आई हैव यूज्ड अ लिटिल लैंग्वेज ऑफ माइंड। ठीक है, हमने खुद की लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको समझाते हैं वो लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की है, बट आई हैव ट्राइड की एग्जाम्पल्स जो है वो मॉड्यूल के ही यूज हो, सो दैट जो बच्चे एकदम ही धूर्त हैं एंड बोलने के बावजूद की एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना नहीं पढ़ते हैं एंड सिर्फ नोट्स भी पढ़ते हैं तो भी उनके एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत कवर हो जाए। ठीक है, तो आई हैव ट्राइड यूजिंग मॉड्यूल वाले एग्जाम्पल्स ओनली वेरेवर इट्स पॉसिबल एंड इसके सिवाय आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, जितने लोगों को एक प्रैक्टिस शीट में अराउंड 10 से 20 क्वेश्चन होते हैं, उसके ऊपर नहीं होते हैं एंड इट टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स, उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्लीज उसको सॉल्व कर लो। जितने लोगों को लगता है कि उनको और प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल होता है, कोई भी आप वर्ब की प्रैक्टिस शीट डाल दो, एडवर्ब की डाल दो, एडजेक्टिव की डाल दो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। आपको 2nd-3rd के बच्चों की जो प्रैक्टिस शीट्स होती है वो आपको डाउनलोड करने पे आएंगे, उनको बैठे बैठे एक बार सॉल्व कर लो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपटीशन की कुछ बुक्स आती हैं, बैंकिंग की, बट आई विल नेवर सजेस्ट कि उसमें इतना दिमाग लगाओ, क्योंकि इतना लेवल का अपने को आना ही नहीं है। अपने को कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है बजाय इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में इतना नहीं आएगा कि आप फेल ही हो जाओ पूरा। ठीक, तो फोकस अपने को कम्युनिकेशन पे ही रखना है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, उसके बाद भगवान भरोसे, भगवान का नाम लेना पेपर के पहले, पेपर देने चल जाना। ठीक है, तो चलो भाई अपन शुरू करते हैं आज पहले जोहरी विंडो के साथ। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू करेंगे जोहरी विंडो। चलो, सबसे पहले हमने क्या कहा था, जब भी अपन जोहरी विंडो का नाम लेंगे, जोहरी विंडो, दिस कंसेप्ट ऑफ जोहरी विंडो, ये आया कहां से, सबसे पहले वापस यही समझते हैं अपन लोग। ठीक है, एंड आज के बाद अब रिवाइज नहीं होगा, दूसरी बार रिवाइज हो रहा है, तो प्लीज ध्यान से समझ लेना। ठीक है, चलो, दिस वर्ड जोहरी, तो ये कंसेप्ट 2 लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। ठीक है, ये 2 लोगों ने मिलकर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ऑफ जोहरी विंडो। जोहरी विंडो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? इट इज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। ठीक है, 1 वर्ड में आ सकता है, जोहरी विंडो इज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। ह्यूमन इंटरैक्शन का कंसेप्ट है जोहरी विंडो, इज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। ठीक है, तो जोहरी विंडो का कंसेप्ट 2 लोग लेके आए थे, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। इनके इनिशियल से मिलके दिस वर्ड बना है जोहरी। ठीक है, एंड इस कंसेप्ट के थ्रू उन्होंने क्या समझाया था, ह्यूमन इंटरैक्शन। ये ह्यूमन इंटरैक्शन उन्होंने बहुत ही विचित्र तरीके से समझाया था, जो कि थी खिड़की। ठीक है, खिड़की के एक डायग्राम से उन्होंने समझाया था कि ह्यूमन इंटरैक्शन कैसे होता है। इस खिड़की के डायग्राम से दे टोल्ड अबाउट, they explained human interaction, that is why this is called as जोहरी विंडो। why जोहरी? जोहरी because 2 लोगों के इनिशियल्स हैं, ये जोसेफ लुफ्ट का जो एंड हैरी इंगम का हैरी, सो इट्स जोहरी। एंड बिकॉज एक विंडो के डायग्राम के थ्रू दे हैव एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जोहरी विंडो। ठीक है, हम अपने आपको बोला था कि जोहरी विंडो का कंसेप्ट समझने के लिए अपने को डायग्राम याद करना है। कभी भी आपसे बोला जाए जोहरी विंडो, तो सबसे पहले एक विंडो बना लो। ठीक है, सबसे पहले खिड़की बना लो, इन 4 बॉक्सेस को 1 2 3 एंड 4, 1
2, 3 एंड 4। इन 4 बॉक्सेस को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इन बॉक्सेस को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने के लिए अगर आपके पेपर में कुछ आता है उल्टा सीधा एंड आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज रिमेंबर ये जो 4 डिब्बे हैं, दिस 1, 2, 3, 4, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अपन ने क्या समझा था कि जब भी अपन लोग डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम बनाने के बाद अपन सबसे पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेंट्स को लेवल करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? ऊपर वाले क्वाड्रेंट्स को नाम देना है नोन टू सेल्फ एंड दूसरे क्वाड्रेंट को नाम देना है नॉट नोन टू सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है? पहला स्टेप क्या हो गया? अपने को विंडो बना लेनी है। दूसरा स्टेप क्या है? ऊपर वाले क्वाड्रेंट्स को नाम देना है। तीसरा स्टेप क्या है? इस साइड वाले क्वाड्रेंट्स को नाम देना है नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स। ठीक है, इस तरीके से अपने को इसके अंदर नेमिंग कर लेनी है। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को इन क्वाड्रेंट्स के नाम देने हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट का नाम वाज अरीना, दूसरे का वाज फेकेट, तीसरे का वाज ब्लाइंड स्पॉट एंड चौथे का वाज अननोन। अब इनको अपन ने समझा कैसे था? अरीना, अरीना किस क्वाड्रेंट में आया? नोन टू अदर्स, अरीना किस क्वाड्रेंट में आया? नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ। नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, इसका मतलब क्या है? हमको भी मालूम है एंड बाकी लोगों को भी मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स, वो ह्यूमन इंटरेक्शन का वो प्रोसीजर जिसमें मुझे भी मेरे बारे में मालूम है एंड जो मुझे मालूम है वो बाकी सबको मालूम है। ठीक है, तो वो कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा? अरीना। नाउ नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स, मतलब मुझे मालूम है एंड बाकी लोगों को नहीं मालूम। तो ऐसे फीचर्स जिसके बारे में मुझे मालूम है लेकिन बाकी लोगों को नहीं मालूम, वो कहाँ पे आ जाएगा? फेकेट। अगेन तीसरा देखो, नॉट नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। नॉट नोन टू सेल्फ मतलब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नोन टू अदर्स मतलब बाकी लोगों को मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो फीचर्स जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन बाकी लोगों को आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल अपन लोगों ने कल एग्जाम्पल क्या समझा था? मान लीजिए हम लोग टहल रहे हैं, हमारे मुंह पे डस्ट पार्टिकल लग गया, हमको नहीं मालूम हमारे मुंह पे डस्ट पार्टिकल लगा है, लेकिन आसपास के लोगों को समझ में आया कि आपके मुंह पे डस्ट पार्टिकल लगा है। तो नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू सेल्फ, आपको नहीं मालूम है लेकिन बाकी लोगों को मालूम है। लास्ट क्वाड्रेंट क्या बनता है? नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स। नॉट नोन टू सेल्फ मतलब मुझे नहीं मालूम है, नॉट नोन टू अदर्स मतलब दूसरों को भी नहीं मालूम है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम है बाकी लोगों को भी नहीं मालूम, वो आता है चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ये पैनल्स शिफ्ट कैसे होते हैं अब अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा वाला पैनल, ठीक है, अपन इसकी बात कर रहे हैं फेकेट की। फेकेट का मतलब क्या होता है? नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स, मतलब वो फीचर्स जिसके बारे में मुझे मालूम है लेकिन बाकी लोगों को नहीं मालूम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किया था कि इसको वेनिला आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, मुझे वेनिला आइसक्रीम पसंद है, ये मुझे मालूम है लेकिन और किसी को नहीं मालूम। ठीक है, मुझे मालूम है लेकिन और किसी को नहीं मालूम, तो कहाँ आया? फेकेट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आ गया इस क्वाड्रेंट में, ये फेकेट क्वाड्रेंट में आ गया। मुझे मालूम है नोन टू सेल्फ लेकिन नॉट नोन टू अदर्स। ठीक है, अब धीरे धीरे मान लीजिए लोगों को पता चलना चालू करा। ठीक है, वापस सुनिए, मुझे मालूम है कि मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है, बाकी लोगों को नहीं मालूम। ठीक है, अब धीरे धीरे लोगों को पता चलना चालू करा। पहले हमारे माँ बाप को पता चला, फिर हमारे दोस्तों को पता चला, फिर रिलेटिव्स को पता चला, फिर आसपास के लोग हैं। तो धीरे धीरे करके आसपास जितने लोग हैं सबको पता चल गया। ठीक है, तो पहले पेरेंट्स को पता चला, तो ये पैनल यहां से शिफ्ट होके ये पैनल यहां था। जैसे ही पेरेंट्स को पता चला तो कुछ लोगों को पता चल गया, तो ये पैनल, ये जो विंडो का पैनल है, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे रिलेटिव्स को भी पता चल गया, तो ये पैनल यहाँ शिफ्ट होगा। फिर धीरे धीरे आपके आसपास से सबको पता चल गया, तो ये पैनल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो अपना ये 2 क्वाड्रेंट था, शिफ्ट हो होके ये आपका एक ही क्वाड्रेंट बन जाएगा, जिसको अपन लोग बोलेंगे नोन टू अदर्स। ठीक है, वापस सुना एक बार, ये था अपना जोहरी विंडो। अपन बात कर रहे थे फेकेट वाले क्वाड्रेंट की, विच इज दिस वन। ठीक है, इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स। मुझे मालूम है, बाकी लोगों को नहीं मालूम। मुझे मालूम है कि मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है, बाकी लोगों को नहीं मालूम कि वनीला आइसक्रीम मुझे पसंद है। ठीक है, धीरे धीरे करके मेरे पेरेंट्स को पता चला,
तो ये जो पैनल है वो यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि अब कुछ लोगों को पता चला, देन रिलेटिव्स को पता चला तो ये पैनल यहाँ शिफ्ट होगा, धीरे धीरे करके मेरे दोस्तों को पता चला तो ये पैनल यहाँ शिफ्ट होगा। अब सिर्फ इतने ही लोग बचे हैं जिनको नहीं मालूम है, ठीक है। अब मेरे आसपास जितने होंगे उनको भी मालूम चल गया, तो ये पैनल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हट जाएगा एंड ये एक ही क्वाड्रेंट बन जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। अब सबको मालूम है कि मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है, तो ये मुझे भी मालूम है एंड बाकी लोगों को भी मालूम है, तो ये पैनल धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा शिफ्ट होता गया, शिफ्ट होता गया, शिफ्ट होता गया, शिफ्ट होता गया, नीचे हो गया सब। अब सबको पता चल गया तो क्या बन गया, नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैनल शिफ्ट होते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जोहरी विंडो, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जोहरी विंडो। अगेन वापस सुन लो, जोहरी विंडो का जो कंसेप्ट है, जोहरी विंडोज को क्यों बोलते हैं, जोहरी विंडो का कंसेप्ट दो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। अगर आप क्लास में सुन लोगे ना, आपको मेजर चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी, सो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने खिड़की के डायग्राम के थ्रू बताया कि ह्यूमंस इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो जोहरी विंडो का कंसेप्ट आया, ये जोहरी इसको बोला जाता है बिकॉज जोसेफ का जो एंड हैरी इंगम का हैरी लेकर जोहरी बनाया, एंड बिकॉज विंडो के डायग्राम से उन्होंने ह्यूमन इंटरेक्शन का प्रोसीजर समझाया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जोहरी विंडो। हमेशा जोहरी विंडो पढ़ने के लिए अपन कैसे समझेंगे, सबसे पहले खिड़की बनाएंगे, ऊपर को दोनों को नेम कर देंगे, साइड में दोनों को नेम कर देंगे, सारे क्वाड्रेंट्स को नेम कर देंगे, एंड देन अपन समझेंगे। अरीना मतलब जो मुझे भी पता है एंड बाकियों को भी पता है, पैकेट मतलब जो मुझे पता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता, ब्लाइंड मतलब जो मुझे नहीं पता है लेकिन बाकी लोगों को पता है, अननोन मतलब जो मुझे भी नहीं पता एंड बाकी लोगों को भी नहीं पता। अब ये हमें इतने अच्छे से याद कैसे हो गया, क्योंकि हमें डायग्राम याद है। अगर आपको डायग्राम याद हो गया ना, तो आपको वो क्वाड्रेंट्स में जितना भी हमने इतनी इजीली बोल दिया, आप भी उतना ही इजीली बोल सकते हो, ठीक है। अब ये पैनल्स क्या होते हैं, ये पैनल्स शिफ्ट होते हैं। अब कुछ फीचर्स है जिसके बारे में मुझे पता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता, ठीक है। धीरे धीरे बाकी लोगों को पता चलना चालू हुआ, तो धीरे धीरे ये जो पैनल था यहाँ पे वो शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जिनको पता है वो बढ़ते जा रहे हैं एंड जिनको नहीं पता है वो कम होते जा रहे हैं, तो ये कम होता जाएगा एंड ये वाले बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सबको पता चल गया, तो क्या हो गया, नोन टू सेल्फ, मुझे तो पता ही था, एंड नोन टू अदर्स, अब बाकी लोगों को भी पता है। तो ये पैकेट से कहाँ पे आ जाएगा, अरीना क्वाड्रेंट में। तो दिस इज हाउ ह्यूमन इंटरेक्शन हैज बीन एक्सप्लेन्ड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ जोहरी विंडो, ठीक है। तो अपना जोहरी विंडो का कंसेप्ट हो गया है खत्म। इसके साथ अपन आते हैं ब्रांड न्यू कंसेप्ट की तरफ। थोड़ा सा रिवाइज कर ले कल अपन ने जोहरी विंडो के सिवाय पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज अपन पढ़ेंगे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसा कि हमने बोला था कि आपको इस चैप्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। पहले तो कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है एंड कम्युनिकेशन किस किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है एंड किस किस तरीके से हो सकती है। कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब क्या, इंटरनल मतलब अंदर, तो जब अंदर के लोग आपस में जब बात कर रहे हैं, जब एम्प्लॉइज आपस में बॉस एम्प्लॉइज से बात कर रहा है, तब इट इज कॉल्ड एज इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब क्या, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, तो बाहर वालों के साथ जब बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, जब आप इनसे बात कर रहे हो तब इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड इंटरनल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वॉज ग्रेपवाइन, जो कभी मत भूलना, वो पेपर में हाईलाइटेड भी है। आई ट्राई कि एमसीक्यूज में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो नोट्स प्लीज पढ़ते जाना। अच्छा, पहले मॉड्यूल एंड देन नोट्स, एंड जितने लोगों को ये लग रहा है कि क्या है नोट्स मॉड्यूल सब पढ़ना है, तो पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए 4 चैप्टर है, ठीक है। पूरे चैप्टर भी नहीं, सिर्फ 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 8 भी नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ 4 चैप्टर्स की मेहनत करनी है। तो गाइस प्लीज पहले मॉड्यूल पढ़ लेना, उसके बाद नोट्स पढ़ लेना एंड प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना। आई एम टेलिंग यू, आपकी रैंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपने इतना पढ़ लिया तो, ठीक है। चलो, तो इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ा था, देन अपन ने पढ़ा था कम्युनिकेशन फ्लोज। तो अपन ने पढ़ा था 4 तरीके के कम्युनिकेशन फ्लो होते हैं। कम्युनिकेशन 4 डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। पहला क्या था, डाउनवर्ड फ्लो, दूसरा क्या था, अपवर्ड फ्लो, तीसरा क्या था, डायगोनल फ्लो, एंड चौथा क्या था, हॉरिजॉन्टल फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम्युनिकेशन आ रहा है, तो टॉप अथॉरिटी नीचे वाली अथॉरिटी को डायरेक्शंस दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड फ्लो। अपवर्ड फ्लो मतलब जब एम्प्लॉइज आपस में डिस्कस कर करके ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तब इट इज कॉल्ड एज अपवर्ड फ्लो। तो एम्प्लॉइज ने आपस में डिसीजन लिया, देन ऊपर वाले को पता है, एंड देन फाइनली डिसीजन लिया गया, दिस वाज अपवर्ड। डायगोनल था जब डिपार्टमेंट के हेड या डिपार्टमेंट आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डायगोनल फ्लो। नेक्स्ट वाज हॉरिजॉन्टल, जब सेम स्टेटस का आदमी दूसरे इंसान से बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल 2 एम्प्लॉइज आपस में बात कर रहे हैं, 2 क्लर्क्स आपस में बात कर रहे हैं, 2 ब्रांचेस के मैनेजर्स आपस में बात कर रहे हैं, दिस वाज व्हाट हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है।
चलो आज आते हैं अपन मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज अपन आने वाले हैं मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन होती दो तरीके की है, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन एंड जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है ये होती किस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये जो कम्युनिकेशन है ये दो तरीके से होती है। अगेन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल मतलब जहां पे वर्ड्स यूज, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहां पे वर्ड्स, सिंबल्स या कुछ भी यूज हो बोलने के लिए, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जिसमें अपन वर्ड्स यूज नहीं करते, अपन जेस्चर्स यूज करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं मुंह से बोल बोल के, ठीक है। मुंह से बोल के बात कर रहे हैं, लिख के बात कर रहे हैं, हम आपको ये पीपीटी दिखा के, नोट्स दिखा के बात कर रहे हैं, हम आपको ड्रॉ कर करके बात कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट करने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं तो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं तो भी हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं तो हम नोट्स यूज कर रहे हैं, हम पीपीटी यूज कर रहे हैं। जब हम ड्रॉइंग करके पढ़ा रहे थे, जब हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे थे जोहरी विंडो, तो हम ऐसे ड्रॉइंग करके पढ़ा रहे थे, तो हम तभी भी कुछ यूज कर रहे हैं। सो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जब आप वर्ड्स या कुछ भी यूज करते हो बात करने के लिए, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे। कई बार अपन खड़े खड़े आंखों में बात करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि ऐसे कम्युनिकेट करते टाइम पे हम लोगों ने कोई भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ आंखों के इशारों से उसको समझा दिया कि हम क्या बोल रहे हैं। उसने बोला इसका मतलब क्या हुआ, उसने बोला करना है, हाँ, ठीक है। तो हमने कोई वर्ड यूज किया क्या? नहीं, उसने ऐसे किया एंड आई सेड यस, ठीक है। तो आंखों के इशारों से हम लोगों ने बात कर ली, दिस इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कई बार हम लोग जेस्चर्स के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने किसी वर्ड का यूज करा, किसी और चीज का यूज करा, ओनली माई जेस्चर्स, माई हैंड्स, ठीक है। माई हैंड्स, माई जेस्चर्स, माई फेशियल एक्सप्रेशन। तो जब हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, अपने हाथों का या अपनी आंखों का, अपन जब इन सब चीजों का यूज करते हैं तब इट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब अपन लोग लिख के, बोल के, ड्रॉ करके, पीपीटीज बना के, वीडियोस बना के जब किसी को कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, इट इज कॉल्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हमने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, हमने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करा, हम सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, आई के एक्सप्रेशंस, इन सब से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अपन लोगों ने समझा कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल भी किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, हमेशा ट्राई करा करो कि आप ऐसे चार्ट फॉर्मेट में पढ़ो। अपन लोगों ने पढ़ा कम्युनिकेशन तो दो ही टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कम्युनिकेशन हो किस तरीके से सकता है, या तो वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है, ठीक है। वर्बल मतलब यू आर यूजिंग वर्ड, यू आर यूजिंग ग्राफ्स, यू आर यूजिंग ड्राइंग्स कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, तब इट इज कॉल्ड एज वर्बल। नॉन वर्बल मतलब आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो, आप जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आईज, ठीक है, आप ये सब यूज कर रहे हो जब कम्युनिकेट करने के लिए, तब इट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या था, वर्ड्स यूज करना, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन अपने आप में भी चार तरीके की होती है। अब चार्ट अगेन देखो, वापस समझो पूरा। अपन बात कर रहे थे कम्युनिकेशन के बारे में, अपन ने समझा कि कम्युनिकेशन दो तरीके की है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कंफर्टेबल, ठीक है, दो तरीके कम्युनिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो कितने तरीके से सकती है, दो तरीके से, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मतलब वी आर यूजिंग वर्ड्स, ड्राइंग्स एक्सेट्रा, एंड नॉन वर्बल मतलब अपन सिर्फ जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन भी चार तरीके से हो सकता है। सबसे पहला होता है रिटन, दूसरा होता है ओरल, तीसरा होता है ऑडियो, तीसरा होता है विजुअल कम्युनिकेशन, एंड देन होता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन,
ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन अगेन 4 तरीके से होता है। इनका हम एक बार जिस्ट दे दें आपको। रिटन कम्युनिकेशन मतलब क्या, अगर हम अपने ऑफिसर को, ठीक है, या हमारे सीनियर जो है उसको हम मेल लिख के भेज रहे हैं, ठीक है। अपने पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप मान लीजिए आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में बैठे हुए हो, आपको अपने हेड से, आपका जो हेड है, आपका जो बॉस है, आपको उससे कुछ बात करनी है, आप सामने जाके बात नहीं कर पा रहे, तो आपने एक मेल टाइप करके भेजा, डियर सर दिस इज माई कंसर्न रिगार्ड्स मुस्कान, ठीक है। तो जब आपने मेल टाइप करके भेजा, आपने जब लिख के भेजा कोई चीज, तब इट इज कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। जब आप लिख के भेजते हो, ठीक है, आप मेल के थ्रू भेजो या आप लेटर के थ्रू भेजो, आप व्हाट्सएप करते हो, दीज आर ऑल व्हाट रिटन कम्युनिकेशन। तो जब आप कोई चीज लिख के भेजते हो, इट इज कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब क्या, ओरल कम्युनिकेशन मतलब हम कुछ भी लिखने का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कुछ लिख नहीं रहे, हम मुंह से बात कर रहे हैं। जब हम मुंह से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओरल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आपसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ लिख रहे हैं क्या, नहीं, दिस इज कॉल्ड एज ओरल कम्युनिकेशन। अब हम आपको लिख के समझा रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन 4 तरीके की है, रिटन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। दिस इज कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। तो आप जब किसी को कोई बात लिख के समझाते हो तो वो रिटन हो जाती है, वही बात जब आप मुंह से बोल के समझाते हो तो वो ओरल कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जब आप कुछ ड्रॉ कर करके समझा रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपने प्रेजेंटेशंस देखी होंगी, कुछ एम्प्लॉइज जो है अपने बॉस को प्रेजेंटेशंस देते हैं इस फॉर्मेट में, वो ग्राफ्स यूज करते हैं, है ना, या वो ऐसे पाई चार्ट यूज करते हैं। तो वो ये सब क्यों यूज करते हैं, ताकि वो बता पाए कि एक्चुअली कंपनी का स्टेटस क्या है ना। वो ये चार्ट्स के थ्रू बता पाते हैं कि अभी प्रॉफिट इतना था, फिर प्रॉफिट इतना था, फिर इतना हुआ, इतना हुआ। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज विजुअल कम्युनिकेशन। जब अपन कुछ ड्रॉ कर करके बता रहे हैं कि देखो प्रॉफिट इतना है, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, किसके थ्रू बता रहे हैं अपन, प्रॉफिट इन ग्राफ्स के थ्रू। तो जब अपन ऐसे बताते हैं, दिस इज कॉल्ड एज विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को होता है वीडियोस, है ना। अपन लोग कई बार वीडियोस बनाते हैं एंड वीडियोस बना के दिखाते हैं कि देखो ये बोल रहा है, तो उसमें ऑडियो भी है, इंसान बोल भी रहा है, एंड विजुअल भी है, एक वीडियो चल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल उसका होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। आपने देखा है कई बार मीटिंग में, कंपनीज एक्ट में आप आगे जाके पढ़ोगे, कई बारी मीटिंग में जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते वो अपने घर से वीडियो कॉल करते हैं, है ना, वीडियो कॉल करते हैं, वो वीडियो कॉल के थ्रू वो पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। एक बार वापस क्या पढ़ा अपन लोगों ने अभी तक, कम्युनिकेशन 2 प्रकार की है, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब ये दोनों कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से। वर्बल कम्युनिकेशन, या तो आप शब्दों का इस्तेमाल करके, ड्राइंग्स का इस्तेमाल करके, चार्ट्स का इस्तेमाल करके, बोल के, मुंह से बोल के, लिख के जब आप बात करते हो, तब इट इज कॉल्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप किसी चीज का यूज नहीं कर रहे, यू आर जस्ट यूजिंग योर जेस्चर्स, ठीक है। आप हाथ हिला के, आंखें हिला के, सर मटका के जब आप ऐसे करके बात करते हो, तब इट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में स्ट्रिक्टली ना तो वर्ड्स का यूज होगा, ना ये चार्ट्स का यूज होगा, ठीक है, ना कोई वीडियो का यूज होगा, सिर्फ जेस्चर्स, सिर्फ एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स के थ्रू आप समझा रहे हो कि आप क्या बोलना चाहते हो। दैट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन भी 4 तरीके की है, ठीक है। आप वर्ड्स या किसी भी चीज को 4 तरीके से यूज कर सकते हो। आप 4 तरीके से कैसे बात कर सकते हो, रिटन, ओरल, विजुअल या ऑडियो विजुअल। रिटन मतलब आप किसी को कोई बात लिख के बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। आप किसी को कोई बात, सेम बात मुंह से बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अपन फोन पे बात करते हैं, फोन पे जो अपन बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओरल कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि अपन बोल के बात कर रहे हैं, अपन कुछ लिख रहे हैं क्या, नहीं, सो दैट इज कॉल्ड एज ओरल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जब हम ऐसे पाई चार्ट, ग्राफ्स ये सब यूज करते हैं अपनी बात समझाने के लिए, तो इट इज कॉल्ड एज विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब अपन लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके सेम अपन अपनी बात कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तब इट इज कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब एक एक करके अपन लोग नोट्स पे आके एक एक करके इन सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डील करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझते हैं, एंड देन अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला अपन शुरू कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहला वाज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन अगेन क्या है, अपन लिख के बात कर रहे हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन कितनी तरीके से हो सकता है, देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मेमो, अपन मेमो प्रिपेयर करते हैं, है ना, मेमो प्रिपेयर करके अपन सबमिट कर देते हैं, जिससे जो इंसान अगली बार उस मेमो को पढ़ता है एंड समझ जाता है कि अच्छा ये हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अपन रिपोर्ट फाइल करते हैं। रिपोर्ट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ व्हाट, रिटन कम्युनिकेशन। अपन कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपन लिख के फाइल कर दिया, आपको समझ लेगा, ठीक है। सिमिलरली एडवर्टीजमेंट, क्वेश्चनर हो गया, लेटर हो गया, नोटिस
हो गया। अब ये एग्जाम्पल्स आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे क्यों दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को पेपर के एक दिन पहले रीड करके जाना, ठीक है। अभी से रीड करने का कोई फायदा नहीं होगा, अभी रीड करके रख लो, लेकिन पेपर के एक दिन पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो, एंड ये एग्जाम्पल्स आपको रीड करने ही है। लास्ट टाइम फाउंडेशन में ऐसा हुआ था कि एग्जाम्पल आपको दे दिया था एंड बोला था बताओ दिस इज विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन, ओरल, विजुअल या ऑडियो विजुअल, ठीक है। एंड अभी आपको लगेगा कि कितना इजी है, ब्रोशर लिखा है, ब्रोशर देख के तो हम समझ ही जाएंगे कि ये तो रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेकिन पेपर के टाइम पे वो आपको ऐसे ऐसे चूज द करेक्ट ऑप्शन देंगे ना कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसलिए एक बार एग्जाम्पल रीड करके जाना एंड में, एकदम एंड में, पेपर में जाने से पहले, ताकि आपकी मेमोरी में फ्रेश रहे, ठीक है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब इसका एडवांटेज देख लेते पहले, फिर डिसएडवांटेज पे आएंगे। अलाउज सफिशिएंट टाइम फॉर प्लानिंग। रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप आराम से चीजों को स्ट्रक्चर कर सकते हो, है ना। अब आपको किसी को कोई मेल भेजना है तो अब आप पहले सोचोगे शुरू डियर सर से करना चाहिए, देन मुझे अपना कंसर्न लिखना चाहिए, देन रिगार्ड्स लिखना चाहिए, देन ये लिखना चाहिए, ठीक है। आपने सब प्लान कर लिया, अब आप लिखना चालू करोगे, ठीक है। तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि तुम्हें क्या बोलना है, पहला एडवांटेज। दूसरा, अलाउज टू रिवाइज द कंटेंट। तुमने एक बार लिख लिया, ठीक है, अब आप उसको वापस पढ़ सकते हो। हाँ, डियर सर की स्पेलिंग सही है, ये पैराग्राफ ठीक है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सब सही है, ठीक है। आप लिखने के बाद एक बार उसको वापस क्रॉस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले व्हाट वी हैव रिटन, वेरियस रीसेंट ट्रेंड्स कैन बी यूज। अपन अलग अलग तरीके से किसी चीज को, रिटन कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन मेमो के फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं, अपन रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं, अपन ईमेल्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं, अपन टेक्स्ट कर सकते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, अपन कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपन स्काइप पे मैसेज कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज जिसके थ्रू अपन रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ हेडिंग्स एंड बुलेट्स हेल्प्स टू प्रेजेंट बेटर। अब आप इसी को देख लो, ये जो आपको नोट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट जो हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट रिटन कम्युनिकेशन। अब अगर यहाँ पे हम हेडिंग, थोड़ा सा बुलेट्स यूज करेंगे तो आपको चीजें याद करने में बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बुलेट्स आप ओरल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, क्या आप ऐसे बोलोगे क्या, बुलेट दिस दिस दिस, बुलेट दिस दिस दिस, बुलेट दिस दिस दिस, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं। आप सिर्फ ये रिटन कम्युनिकेशन में ही कर सकते हो। जब आप किसी को पेपर फॉर्मेट में दे रहे हो तो आप वहां पे बुलेट्स लगा के, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, बोल्ड करके, इटैलिक्स यूज करके आप अपने जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन कैन बी फाइल्ड एंड रिट्रीव्ड एट आवर ओन कन्वीनियंस। अगर हमें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है तो हम डाल भी सकते हैं, बट अगर हमें लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन गलत है तो अपनी कन्वीनियंस में कभी भी उस इन्फॉर्मेशन को वहां से हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मेल भेज रहे हैं, ठीक है, हमने मेल टाइप किया, हमने उसको टाइप करा, क्रॉस चेक करा एक बार, वापस स्पेलिंग एरर्स देख लिया, देन आई रियलाइज ये सेंटेंस नहीं आना चाहिए, तो अब हम ये सेंटेंस को डिलीट भी कर सकते हैं, देन सेंड कर सकते हैं। ये सब एडवांटेजेस कहाँ मिलेंगे, रिटन कम्युनिकेशन में। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि क्या, टेक्स टाइम टू कंपोज अ मैसेज एंड इट इज एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली, ठीक है। आप रिटन कम्युनिकेशन देखो, आपको सबसे पहले एक मेल, इनका एक्सपेंसिव का मतलब ही अलग है, बट अगर अपन देखें, अपने को एक ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी अगर अपने को मेल भेजना है, देन अपने को एक मेल ड्राफ्ट करना पड़ेगा, उसके पहले सोचना पड़ेगा कि मेल ड्राफ्ट क्या करना है, करने के बाद भी अपन 15 मिनट तक सोचते रहेंगे सही है कि नहीं, ग्रामर सही है कि नहीं, लिखेंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर भेजेंगे। सिमिलरली अपन मेमोज बनाते हैं, मेमो कितने घंटों तक अपन टाइप करते रहते हैं, तो कितना ज्यादा टाइम वेस्ट है। तो रिटन कम्युनिकेशन इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। नेक्स्ट, उसको एक्सपेंसिव क्यों बोला है, एक्सपेंसिव कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत लगता है ना। अब आप किसी से मेमो बना के या रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो तो रिपोर्ट में कितना सारा पेपर वेस्ट होगा, पेन वेस्ट होगा, आपको पेपर लगेगा, आपको पेन लगेगा, ठीक है। देन आपको और स्टेशनरी कौन आपको हो सकता है, रूलर लगे, देन आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी, आपको हाइलाइटर्स लगेंगे, तो आपको इतनी सारी स्टेशनरी लगती है, पेपर लगेगा, इतना सब कुछ लगेगा, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एज एक्सपेंसिव। लेकिन एक्सपेंसिव कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे। अब आपने अपने असाइनमेंट्स देखे, असाइनमेंट्स अपने को कितने फालतू लगते हैं बनाना, क्यों, क्योंकि 4 दिन तक लिख रहे हैं, तो लिखना इज ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन का क्या है, बोल दिया बड़ा खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए व्हाट्सएप ने वो ऑडियो वाला कम्युनिकेशन का मेथड निकाला है ना, ऑडियो पे क्लिक करो, मस्त बोल दो, जल्दी हो जाएगा। उसी मैसेज को आप टाइप करते रहो, 15 मिनट लगा दोगे, लेकिन वो सेम मैसेज टाइप नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट, suffers from limitations like senders assumptions. Now, अब अगेन प्रॉब्लम क्या है, रिटन कम्युनिकेशन, मान लो हम किसी को मेल कर रहे हैं, ठीक है, हमने सोच लिया कि भाई उसको हिंदी समझ में आती है, हमने हिंदी में सब लिख लिख के मेल कर दिया। तो अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते, आप 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, अब हम बोल बोल के बात कर रहे हैं कि ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था। अगर इस बंदे को हिंदी समझ में नहीं आती है, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि बंदे को हिंदी समझ में नहीं आती उसके एक्सप्रेशन से। रिटन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम क्या है, आपने अपनी तरफ से यहाँ से मैसेज भेज दिया, आपको क्या पता उसको समझ में आता है कि नहीं आता है ना। सो ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या हुआ, आप सामने इंसान से बात कर रहे हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि उसको कोई बात आपकी समझ में आ रही है नहीं।
रिटन कम्युनिकेशन में अपन ने तो मैसेज भेज दिया और अपन ने सोच लिया कि उसको मिल भी गया होगा, उसने पढ़ भी लिया होगा और वो कर भी देगा। तो ये सब अजम्पशंस जो अपन बना लेते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन में कई बार हार्मफुल प्रूव होते हैं। ठीक है, अपन को लगता है मैसेज डिलीवर हो गया, लेकिन मैसेज डिलीवर होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इनएडिक्वेसीज कैन बी रिवील्ड ओनली व्हेन द रिप्लाई अराइव। ठीक है, अपन लोग एक बार मैसेज करते हैं तो उसके बाद अपने को ये याद नहीं रहता कि मैसेज उसके पास रिसीव हुआ होगा, उसने प्रॉपर्ली उसका रिप्लाई किया होगा। जब तक वो आदमी रिप्लाई कर नहीं दे तब तक अपने को समझ में नहीं आएगी कि उसको मैसेज का मतलब समझ में आया है या नहीं, है ना। इसलिए अपन ने हमेशा बोला है कि फीडबैक कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप किसी इंसान को मेल कर रहे हैं, उस इंसान को उस पर वापस रिस्पॉन्ड नहीं आया, आप कैसे समझोगे कि उसको मेल मिला है या नहीं। ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन का हमेशा ही प्रॉब्लम है। अब आप वेट करते रहोगे जब तक अगले इंसान का मेल ना आ जाए, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि रिटन कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर हुआ है नहीं। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं होता। आपने सामने खड़े होकर आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है अगले इंसान को बात समझ में आ गई, बात उसने सुन ली, तो ये डिसएडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वर्बल एंड, कल अपन लोगों ने वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस के बारे में सुना था। क्या जो आप बोल रहे हो एंड जो आप एक्शंस कर रहे हो कई बार वो सिमिलर नहीं होते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन के टाइम पे कई बार दिक्कत हो जाती है कि आप लिख कुछ रहे, आप चाह कुछ रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि ओरल कम्युनिकेशन जल्दी होता है, भाई बोल के बात खत्म करो, लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो हर किसी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। ये था रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अपन आते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, टेलीफोन पे बात करना है ओरल कम्युनिकेशन, सामने खड़े होकर बात करना है ओरल कम्युनिकेशन, अपन स्पीच देते हैं, हाँ अब अपन स्पीच देते हैं, अपन लोग बाहर जाके सेशंस लेते हैं, दिस इज व्हाट ओरल कम्युनिकेशन। देन डिक्टेशन इज ओरल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कन्वर्सेशन ऑन रेडियो, दिस इज ऑल व्हाट ओरल कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन ऑन रेडियो क्या हो गया, रेडियो एफएम सुनते हैं अपन सुबह सुबह 92.7 और पता नहीं कौन कौन से एफएम होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, वो यहाँ से कनेक्ट करते हैं एंड दूसरा इंसान भी फोन से अपने कनेक्ट करता है, दिस इज व्हाट ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, रिटन कुछ यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सेव्स टाइम, ऑब्वियसली भाई तुम जितनी देर में लिखोगे, तुम व्हाट्सएप पे देख लेना जो ऑडियो वाला फीचर होता है। ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड करके भेज रहे हो ना तो वो बहुत जल्दी जाएगा। वही चीज अगर आप लिखोगे ना तो उसको लिखने में 15 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो एनीवेज बोलना, कोई चीज आप बोल के अगर बोलना चाहते हो तो फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, आपको वेट नहीं करना कि हाँ वेट अब रिस्पॉन्स आएगा, अब हम समझेंगे कि हाँ इसको समझ में आई बात की नहीं। ठीक है, आपने सामने बोला, आपको उसके जेस्चर से समझ में आ जाएगा कि उसको बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट, हेल्प्स टू कन्वे मैसेज मोर एप्रोप्रिएटली विद सूटेबल टोन। कई बार क्या होता है, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन इन्फ्लुएंस अगला आदमी कुछ और निकालता है। कई बार आपने मैसेज कुछ टाइप करा है लेकिन अगले बंदे को कुछ और ही समझ में आया, तो ये सब कंफ्यूजन रिटन कम्युनिकेशन में होता ही है। वहीं आप वही चीज सामने से बोल के बोल दो ना तो अगले आदमी को समझ में आ जाएगा कि हम्बली बोल रहा, कि रूडली बोल रहा या कैसे बोलना चाह रहा है ना, आपको देख के समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, अपन अपने फैकल्टीज को मैसेज करते हैं ना, मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब आपने तो आराम से ही बोला, आपको लगा कि मैंने तो पोलाइटली पूछा मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हो सकता है मैम उस चीज को इंटरप्रेट करे कितना रूड बच्चा है, कैसे बोल रहा है मैम मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मैम मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप प्लीज ये डाउट बता दोगे, है ना। तो ये मिसकंसेप्शन जो है वो यूजुअली एक रिटन कम्युनिकेशन में होता है। ओरल कम्युनिकेशन में आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आप बोलोगे मैम मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हमें क्या समझ में आया कि हाँ पोलाइटली ही बात कर रहा है ना, लेकिन मैसेजेस के टाइम पे वो कंफ्यूजन कई बार हो सकता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव टूल ऑफ पर्सुएशन इन मैनेजमेंट। अब आप देखना, आप किसी को मैसेज करके कन्विंस करने की कोशिश करोगे ना, प्लीज चल लो प्लीज चल लो प्लीज चल लो यार, कल चल लो ना यार पार्टी में, कल चल लो ना, तो वो एक पॉइंट तक आपको इग्नोर कर देगा। लेकिन आप सामने बैठ के उसके पीछे पड़े रहोगे ना, चलो ना प्लीज चलो ना प्लीज चलो ना प्लीज चलो ना, तो एक पॉइंट पे इरिटेट होगे, हाँ जरूर बोल देगा। ठीक है, तो अगर आप सामने से जाके किसी को समझाओगे ना, देखना कई लोग आपको एडवाइस भी करते हैं कि मैसेज पे बात मत कर, सामने जाके बात कर। क्यों? क्योंकि जब आप सामने जाके बात करोगे ना तो आपका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। वहीं आप मैसेज पे बात करोगे तो आदमी आपका मैसेज दूर से देख लेगा, पढ़ लेगा, पहले बहाना सोच लेगा एंड फिर आपको बहाना देगा एंड कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो अगर पर्सुएशन अपन देखें, इम्पैक्ट ओरल कम्युनिकेशन का एनी टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो, एक इंसान आपका इंटरव्यू फोन पे ले ले एंड एक इंसान आपका इंटरव्यू सामने बैठ के ले, क्या ज्यादा इफेक्टिव है? ऑब्वियसली सामने बैठ के लेना। क्यों? क्योंकि सामने बैठ के आपकी पर्सनालिटी समझ जाएगा, आप किस तरीके से बात करते हो, आपके फीचर्स क्या है सब समझेगा। ओरल कम्युनिकेशन में उसे क्या समझ में आएगा कि बंदा बोलता कैसे है, बस, है ना, उसकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, आपको ओवरऑल जज नहीं कर पाएगा, सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स पे जज करेगा। सो इट्स बेटर आप आमने सामने बैठ के ओरल कम्युनिकेशन चूज करो। ठीक है,
इज वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद ग्रुप्स। हाँ ऑब्वियसली, अब मैसेज जब अपन लोग 4-5, आप कभी भी देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप पे जब अपन लोग मैसेज करते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे मैसेज करने लगे तो कितनी दिक्कत होती है, एक एक का रिप्लाई करो बैठ के, है ना। वही अगर 4-5 लोग साथ में बैठे हैं, मुंह से बोल बोल की बात कर रहे हैं, तो भाई 1 मिनट रुक जा, मैं बोल लूं, फिर ये बोलेगा, फिर वो बोलेगा, तो आराम से आप बोल बोल की बात कर सकते हो। मैसेजेस पे क्या हो जाता है, अब इसका मैसेज पहले आ रहा है, अब इसका रिप्लाई करना है, फिर इसका करना है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एज इट सेव्स आवर्स स्पेंट इन प्रिपेयरिंग नोट्स। ऑब्वियसली भाई असाइनमेंट लिखने में 3-3 दिन लग जाता है, वही चीज आप हमसे बोल के पूछ लो, हम आपको 15 मिनट बता देंगे, है ना। तो इट सेव्स टाइम, प्लस खर्चा कुछ हो रहा है नहीं, मुंह से बोलना ही तो है, मुंह से बोलने का कहाँ खर्चा लगता है ना, आज तक लगा है नहीं, इसलिए तो लोग मुंह चलाते हैं। तो मुंह से बोलने का तो कोई खर्चा नहीं लगता, तो आराम से मुंह चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आप पेपर लिखते बैठोगे तो एक तो पेपर बर्बाद हो रहा, पेन बर्बाद हो रहा, पेन की इंक बर्बाद हो रही, सब बर्बाद हो रहा, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विड्रॉल इज एन इजी टास्क। सबसे बड़ा एडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन का पता है क्या है, रिटन कम्युनिकेशन में जब आप मैसेज भेजते हो उसका एक प्रूफ हो जाता है ना, अगला बंदा दिखा सकता है कि देखो इसने मुझे ये मेल भेजा था। ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप इंसान के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है। अब कल को जाके ये आदमी ने दूसरे बंदे से बोला कि ये आपकी बुराई कर रहा था, ये आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहा था, ठीक है। आप आराम से सिंपली कह सकते हो मैंने नहीं बोला था, आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास प्रूफ क्या है मैंने बोला था। भाई मैंने मैसेज टाइप करके भेजा होता, अगर मैंने रिटन कम्युनिकेशन चूज किया होता, लिख के भेजा होता, तो उसके पास रिकॉर्ड होता, वो दिखा देता कि इसने बोला था ये गधा है, ये बेवकूफ है, ये पागल है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है। अब मैंने तो मुंह से बोला गधा है, बेवकूफ है, इसने जाके उससे बोल दिया, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, मैं मानूंगी ही नहीं, मैंने नहीं बोला। कोई प्रूफ है ओरल कम्युनिकेशन का, कोई प्रूफ है, कोई और प्रूफ कर सकता है। टिल द टाइम आपकी कम्युनिकेशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही, तब तक कोई प्रूव नहीं कर सकता है कि आपने क्या बोला था। तो आप ओरल कम्युनिकेशन आराम से विड्रॉ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं मैंने नहीं बोला था, पता नहीं अपने मन से बना बना के बोल रहा, मैंने नहीं बोला था, मुझे नहीं पता, ठीक है। वहीं अगर आपने मैसेज भेजा होता तो उसका प्रूफ होता, एंड वो आराम से वो प्रूफ कर देता कि हाँ आपने बोला था, ठीक है। तो इसलिए किसी की बुराई वगैरह करनी हो, स्पेशली गर्ल्स, तो प्लीज ओरल कम्युनिकेशन सिलेक्ट किया करो रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक है। चलो अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कम्युनिकेटर विल हैव टू यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कन्वे द मैसेज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन का क्या है, आप रिटन कम्युनिकेशन में सोच सकते हो आपको क्या बोलना है ना, आप सोच लो पहले, आप पूरा फिट ड्राफ्ट करो। ओरल कम्युनिकेशन में आप कुछ भी बोल दोगे, है ना, आपकी जबान पे लगाम अगर नहीं रही तो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। कभी कभी मजाक मजाक में अपन कुछ भी बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जबान पे लगाम लगाना। तो अगर आपकी जबान पे लगाम नहीं रही ना, आपके पास ओरल कम्युनिकेशन में टाइम नहीं होता कि पहले आप 5 मिनट खड़े होकर सोचो ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, फिर आप बोलो, है ना। आप सिर्फ बोलते हो इमीडिएटली जो आपके दिमाग में आता जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओरल कम्युनिकेशन डेंजरस हो जाता है। कई बार आप कुछ गलत वर्ड्स यूज कर सकते हो, एंड इसके बाद आप इन वर्ड्स को वापस नहीं ले सकते। रिटन कम्युनिकेशन में तुम वर्ड्स को इरेज कर सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन में तुम वर्ड्स को इरेज कर पाओगे क्या, पागल 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 बोल के आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूँ, ये बोलने की बात है कि अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूँ, आप इरेज नहीं कर सकते कोई भी वर्ड व्हेन इट कम्स डाउन टू ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, टोटली डिपेंडेंट ऑन लिसनिंग। ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सुनना। भाई तुम बोलते रहे अगले इंसान को, अगले इंसान बहरा है सुनाई नहीं देता, तो ओरल कम्युनिकेशन को कोई फायदा है नहीं। रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, वो लिख लेगा, किसी और को देख के बोल देगा कि पढ़ दो, है ना। अब वो बहरा ही है, तुम बोलते ही चले जा रहे हैं, या कुछ डिस्टर्बेंस है तो फोन पे बात कर रहे हैं लेकिन उसके पास सिग्नल ही नहीं है, तो ओरल कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है। अगेन हैज नो रिकॉर्ड्स। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बिचिंग कर रहे थे तो अच्छी बात थी कि भाई कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन जिस बंदे को प्रूफ करना है उसके लिए तो खराब बात है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन का कभी कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है। तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज भी है ये, और एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि आप आराम से बोल सकते हैं कि मैंने नहीं बोला था, एंड डिसएडवांटेज क्या है, वो अगला बंदा जो बताने गया था वो प्रूफ कैसे करेगा, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। Next, unfamiliar accents and pronunciation caused by regional variations and mother tongue interference often leads to difficulties for recipients. इसका मतलब क्या हुआ, कई बार अब आप इंडिया में देख लो कितनी सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, गुजराती अलग है, मलयालम अलग है, तमिल अलग है, तेलुगु अलग है ना, साउथ की इतनी सारी लैंग्वेजेस है, फिर हिंदी तो चलो छोड़ दो, उसके बाद राजस्थानी अलग है, ठीक है, सिंधियों की भाषा अलग है, इतनी सारी भाषाएं होती हैं। अब कोई गुजराती और सिंधी बैठा हो, वो आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, दोनों को हिंदी नहीं आती, तो वो कर पाएंगे क्या कम्युनिकेशन, वो मुंह से बोल के बात कर ही नहीं सकते, वो या तो टाइप कर सकते हैं, और टाइप करने के लिए उनको एक दूसरे की भाषा आनी चाहिए। तो ओरल कम्युनिकेशन का अगेन सबसे दिक्कत वाली बात है कि भाई अगले इंसान को आपका एक्सेंट समझ में तो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर से आता है, कोई यूएस से आता है, लंदन से आता है, वो डिफरेंट एक्सेंट से इंग्लिश बोल देंगे, हाँ ऐसे करके, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफरेंट एक्सेंट से बोलते हैं। अब जो लोग एकदम, जिनको एकदम बेसिक इंग्लिश आती है, वो भी बेचारा बिल्कुल रगड़ रगड़ के सीखी है, उनको उनका एक्सेंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, एक्सेंट समझना।
दोनों को एक दूसरे का एक्सेंट समझ में आना चाहिए, तब ना तुमको बात समझेगी, ठीक है। सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों ही जगह पे है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन आता है अपना विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब पिक्चर्स वगैरह यूज करके, जैसे कि ग्राफ यूज करके, या कई बार अमिताभ बच्चन की फोटो दिखा के बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज व्हाट विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। एग्जांपल्स आप देख लो, ग्राफ्स हो गया, टेबल्स चार्ट्स हो गए, मैप्स, मॉडल्स, डेमोन्स्ट्रेशन, स्लाइड्स, है ना, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, अच्छा अब लिख के ले लो, 90% चांस है कि विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। लिख के ले लो, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। विजुअल और ऑडियो विजुअल एकदम भी मत छोड़ के जाना। ऑडियो विजुअल देख लो, टेलीविजन, वीडियो केबल, सिनेमा, इंटरनेट, वीडियोस, जो अपन लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, वो साक्षात एग्जाम्पल है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने मतलब क्या बताया था? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जब अपन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करें, तो अनस्पोकन और रिटन मैसेजेस जब अपन यूज करें, अपन बॉडी लैंग्वेज यूज करें, तब इट इज कॉल्ड एज, जब अपन अपने जेस्चर्स यूज करें, फेशियल एक्सप्रेशन यूज करें, तब इट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन सॉरी एग्जाम्पल्स देख लो, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग द हेड, फिजिकल अपीयरेंस। फेशियल एक्सप्रेशन है ना, इससे क्या समझ में आ रहा है और क्या चल रहा है, ठीक है। देन जेस्चर्स, इससे क्या समझ में आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। देन आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग ऑफ द हेड, ऐसे, ठीक है। तो इन सब चीजों से अपन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करके हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो अब चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इनमें से अपन को कौन सा मीन्स डिसाइड करना है, ठीक है। मतलब अपने को रिटन कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना चाहिए, अपने को ओरल कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना चाहिए, अपने को विजुअल कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना चाहिए, अपने को ऑडियो विजुअल सिलेक्ट करना चाहिए, कि अपने को वर्बल ही सिलेक्ट नहीं करके नॉन वर्बल सिलेक्ट करना चाहिए। इन इतनी सारी कम्युनिकेशन के फॉर्म्स में से अपने को कौन सा कम्युनिकेशन का फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है। कुछ फैक्टर्स उनके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन का अपन को फॉर्म चूज करना चाहिए। सबसे पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की साइज एंड पॉलिसी, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, तो आप भैया इतनी बड़ी जब ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे रिलायंस वगैरह में तो ये नहीं लोगों को मालूम होता कि ये जो बंदा मेरे बगल में बैठा है मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है। आप रैंडमली कभी मार्केट में मिलोगे एंड वो बोलेगा हाँ मैं भी रिलायंस में काम करता हूँ, तो लोग कहते हैं अच्छा आप भी, मैं भी रिलायंस में काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास टाइम नहीं है किसी से कुछ बात करने का। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो वो हर जो जितनी भी बात है ना वो मेल के थ्रू करते हैं। इनफैक्ट आप जब आर्टिकलशिप करने जाओगे ना किसी बहुत बड़ी फर्म में, आप देखोगे उनके खुद की ईमेल आईडीज होते हैं, एंड अगर उनको लंच का भी पूछना हो ना एक दूसरे से, तो भी वो लोग मुंह से बोल के बात नहीं करते, वो क्या मेल ड्रॉप कर देते हैं, लंच क्वेश्चन मार्क, वो बोलता है यस एंड वो लोग लंच में मिलते हैं। तो दिस इज हाउ दे कम्युनिकेट, मतलब उनकी आदत ही हो जाती है वैसे कम्युनिकेट करने की। सो डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे। अगर आपको जाके अपने बॉस से ही बात करनी है नॉर्मली, तो आप हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन चूज करो। अगर आपको कॉन्फ्रेंस में बात करनी है, बड़ी मीटिंग में बात करनी है, तो आप ऑब्वियसली विजुअल कम्युनिकेशन चूज करोगे, आप ग्राफ्स यूज करोगे, आप पाई चार्ट यूज करोगे प्रॉफिट समझाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो आप ओरल कम्युनिकेशन तो यूज नहीं कर सकते ना, आप मेल सेंड करोगे। तो डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट फैक्टर, ठीक है। ऑब्वियसली अब एक मेल भेजने में अपने को जीमेल में अकाउंट बनाने में कितना टाइम लगेगा, कुछ पैसा लगता है नहीं। लेकिन अगर अपने को ओरल कम्युनिकेशन करना है तो अपने को फोन लगाने पड़ेंगे सबके पास, है ना। आप देखना जब आप कंपनीज में जाओगे ना, सबके डेस्क पे काला फोन रखा रहता है और सबके पास एक्सटेंशन नंबर्स होते हैं जिससे वो एक दूसरे को कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये कॉल करके अपन क्या कम्युनिकेशन का मेथड यूज कर रहे हैं? ओरल कम्युनिकेशन। हम इसको फोन करके बात कर रहे हैं, वो उसको फोन करके बात कर रहा है। पर ये सब सेटअप बनाने के लिए फोन लगाना पड़ेगा, कनेक्शन लाइंस डालनी पड़ेंगी, सब सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, है ना। तो इसमें पैसा लगेगा। बट अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ओरल कम्युनिकेशन छोड़ के हम रिटन कम्युनिकेशन पे स्विच कर जाएंगे। हम सिर्फ मेल से बात करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे टेलीफोन लाइन से, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन योर कॉस्ट फैक्टर, आपका कितना कहाँ पे पैसा लग रहा है, ठीक है। अब मान लो आपके पास कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं है, आप कंप्यूटर नहीं खरीद सकते, जीमेल कैसे एक्सेस करोगे? तो अपन फोन लगा सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर कॉस्ट फैक्टर, ठीक है। नेचर ऑफ मैसेज, किस तरीके का मैसेज अपन भेजना चाह रहे हैं। अगर अपन कोई इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, अपन को अपनी कलीग से बात करनी, तो बगल में बैठे ऐसी बात कर लेंगे और भाई क्या चल रहा है ना। लेकिन अगर अपने को अपने बॉस से बात करनी है तो थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपन बोलेंगे डियर सर, दिस आर्टिकल हैज बीन सबमिटेड और दिस return has been filed, kindly cross check it, thank you for your time and consideration, regards मुस्कान, है ना। तो आप
और आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको किस तरीके का मैसेज भेजना है। अगर आपको कैजुअली बात करनी है तो आप ओरल कम्युनिकेशन चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपने बॉस से बात करनी है, थोड़ी स्टैंडर्ड की बात करनी है, तो आप ओरल भी चूज कर सकते हो, बट रिटन बेटर है, क्योंकि आप सोचोगे समझोगे, प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करोगे एंड देन उनको फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। सो डिपेंड्स। देयर इज डिस्टेंस इन्वॉल्व ऑब्वियसली। अब अगर हमने क्या कल अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि रिलायंस के मान लो 3 ब्रांच है ना, एक जयपुर में है, एक जयपुर में था, एक मुंबई में था एंड एक कोलकाता में था, ठीक है। अब ये लोग क्या ओरल कम्युनिकेशन सामने से यूज कर सकते हैं, या विजुअल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं क्या? ये यहाँ पे मुंबई वाला विजुअल कम्युनिकेशन यूज कर सकता है क्या? नहीं, लेकिन वो ओरल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, या वो रिटन कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ वाले मैनेजर को कॉल लगा सकते हैं, यहाँ वाले मैनेजर को कॉल लगा के बात कर सकते हैं, दिस इज ओरल कम्युनिकेशन। या वो इनको मेल कर सकते हैं और इनको मेल कर सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं, दिस इज व्हाट रिटन कम्युनिकेशन। तो डिस्टेंस के हिसाब से ऑल्सो वील डिसाइड, ठीक है। अब अपना बॉस मान लो 4थे फ्लोर पे बैठता है, हमारा मन नहीं है यार 4थे फ्लोर पे जाने का, हम वहां तक चल के नहीं जा रहे उसको किसी बात करने के लिए, हम मेल ड्रॉप कर दे रहे हैं, तो डिस्टेंस के हिसाब से आप डिसाइडेड, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बॉस का केबिन बगल में ही, अब कौन इतनी देर तक मेल टाइप करते बैठेगा, 2 मिनट का काम है, बोल के खत्म कर दे रहे, ठीक है। तो डिस्टेंस के हिसाब से आई डिसाइडेड ओरल कम्युनिकेशन। तो डिस्टेंस इज अनदर एग्जाम्पल। रिसोर्सेज, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है बात करने के लिए, ठीक है। अब मान लो आप बोल रहे हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करेंगे, ठीक है भैया, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इंटरनेट भी तो होना चाहिए, लैपटॉप भी तो होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सिस्टम भी तो होना चाहिए, है ही नहीं तो कहां से बात करोगे। तो रिसोर्सेज के हिसाब से आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है, आप फोन के थ्रू बात कर सकते हो या आप प्रेजेंटेशन के थ्रू बात कर सकते हो, उन सबके लिए फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन या बोल बोल के मुंह से दोगे, आपको एक उसके लिए पहले प्रोजेक्टर लगेगा, देन प्रोजेक्टर के बाद एक स्क्रीन लगेगी, देन एक चलो लैपटॉप लगेगा, ठीक है, कई बार रिमोट लगता है उसको प्रोजेक्टर को मूव करने के लिए। तो जब ये एक्सेसरीज ही नहीं है तो कहां से दोगे, कहां कोई से दे सकते हो प्रेजेंटेशन? तो पहले रिसोर्सेज चेक करो, उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन से मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को सिलेक्ट करना चाहोगे, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स है जिनके अकॉर्डिंगली बेसिकली इनको कंसिडर करके अपन डिसाइड करते हैं कि इनमें से हमें कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल इंडिया भाई, डिजिटल भारत है ना, आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में तो अपन सबने सुना है। डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब क्या? टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपन कम्युनिकेट कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपन एक्चुअली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी तरीके की टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि हमारा लैपटॉप, अपना कंप्यूटर, अपने मोबाइल फोन्स है ना, अपने आईपैड, अपने आईफोन्स, तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हो गई है। इनमें से कितनी टेक्नोलॉजीज को अपन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहला एंड सबसे प्यारा आता है ईमेल। ईमेल आएगा, सबको पता होगा ईमेल, भाई आपको लेक्चर्स ईमेल के थ्रू मिले हैं, ठीक है, आपको सारी लिंक्स ईमेल के थ्रू मिली है, हम आपको एक सिक्योरिटी की भेजते हैं, काय के थ्रू भेजते हैं, ईमेल के थ्रू। तो ईमेल क्या है? ईमेल के थ्रू अपन लोग एक दूसरे को बैठ के मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ईमेल में एक चीज प्लीज याद रखना, पॉइंट नंबर 2, ईमेल यूजेस अ प्रोटोकॉल विच इज कॉल्ड एज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? रूल, ठीक है। ईमेल जो रूल यूज करता है मैसेजेस भेजने के लिए, उसको अपन बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल आई गेस सबको पता होगा, जीमेल पे सबका अकाउंट होता है, अपन उस पे जो मेल्स भेजते हैं दैट इज कॉल्ड एज ईमेल, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग, भाई इंस्टेंट मैसेजिंग से तो कोई भी मतलब इस वर्ड से कोई वाकिफ नहीं होगा, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, लेकिन यूज सब फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो आप समझ जाओगे कि क्या है इंस्टेंट मैसेजिंग। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग। मेल में क्या होता है? मेल अपन ड्रॉप कर देते हैं, अगला इंसान जब मेल देखता है तब अपने को मैसेज करता है। व्हाट्सएप पे क्या होता है? अपन इंस्टेंटली टेक्स्ट करते जा रहे हैं ना, अपन यहाँ से मैसेज कर रहे हैं, वो वहां से रिप्लाई कर रहा है, अपन मैसेज कर रहे हैं, वो रिप्लाई कर रहा है, अपन मैसेज कर रहे हैं, वो रिप्लाई कर रहा है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग चलती है। तो दिस इज ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग वाला जो अपन आजकल यूज कर रहे हैं दैट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे भी अपन सेम काम कर रहे हैं, मैसेंजर फेसबुक का, इंस्टाग्राम, ये सब इंस्टेंट मैसेजिंग है। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब इमीडिएटली मैसेजेस भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, भेज रहा है, रिसीव कर रहा है। अपन ने भेजा, सेंड हो गया, अपन ने देख लिया, उसके बाद रिसीव हो गया, मैसेज आया, अपन ने टाइप किया, तो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंट मैसेजिंग। मेल पे डिफरेंट होता है। मेल पे क्या होता है? अपन मेल ड्रॉप कर देते हैं, हो सकता है किसी इंसान का आंसर 1 महीना बाद है ना, अपन देख नहीं सकते कि उसको मेल मिला है या नहीं, है ना, अपने पास नोटिफिकेशन लिख के आता है मैसेज सेंड, अब अपने को ये नहीं पता कि उसने देखा है नहीं, बट व्हाट्सएप पे अपन देख सकते हैं कि उसने मैसेज देखा है नहीं। फेसबुक पे अगर उसने मैसेज देखा है तो सीन लिख के आता है, तो अपने को पता है कि उसने मैसेज देख लिया, ठीक है। सिमिलरली
इंस्टाग्राम पे पहले एक टिक आता है, डबल टिक, फिर डिलीवर्ड लिख के आता है, देन सीन लिख के आता है, उससे अपन को क्या समझ में आता है कि इंसान ने देख लिया, ठीक है। ये आप मेल पे नहीं कर सकते। सो इंस्टेंट मैसेजिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल इज व्हाट्सएप, योर फेसबुक मैसेंजर्स एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। मोबाइल फोन ऑब्वियसली डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए, जो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, वो अपने मोबाइल फोन से अपन मैसेजेस भेज सकते हैं। ये इंस्टेंट मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन कम्युनिकेट कर सकते हैं, और भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत कुछ, सब कुछ, इनफैक्ट ये जितनी भी सर्विसेज लिखी हुई है सब मोबाइल फोन के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्लीज वहां पे लिख लेना। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्लीज हमें मत उड़ाना, प्लीज वहां पे लिख लो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आजकल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा, पहले बहुत यूज होता था। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट प्लीज एक बार गूगल करके देखना एंड उसकी फोटो देखना, ठीक है। इमीडिएटली इनफैक्ट पॉज करके गूगल करो और उसकी फोटो देखो, एंड आई होप आप लोगों ने देख लिया है। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इतना सा एक फोन जैसा होता है। पुराने जमाने में, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, बट ब्लैकबेरी के कुछ फोन आते थे। हाँ, ब्लैकबेरी के कुछ फोन आते थे, इतनी बड़ी जिसमें स्क्रीन होती थी और नीचे टाइप करने के लिए होता था। वैसा ही पीडीए दिखता है। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट किस चीज के लिए यूज होता है? मीटिंग सेट करने के लिए, कॉल्स बनाने के लिए, कैलेंडर सेट करने के लिए। तो इट इज लाइक अ मोबाइल फोन, लेकिन उसमें यूजुअली फीचर्स जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, वो पीडीए टाइप का फीचर्स यूज करते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसमें आप सब कुछ, अपनी मीटिंग का डेट फिक्स कर सकते हो, आप टाइमिंग लिख सकते हो। हालांकि ये सब फीचर अब अपने को मोबाइल फोन में मिलते ही मिलते हैं ना, स्मार्टफोन में अपने को मिलते हैं, इसलिए पीडीए कोई कैरी नहीं करता है, हर कोई स्मार्टफोन कैरी करता है। बट कुछ बिजनेसेस में आज भी लोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट अपने पास कैरी करते हैं, ठीक है। फोरम्स और न्यूज ग्रुप्स। फोरम्स क्या होता है? डिस्कशन ग्रुप्स। व्हाट्सएप पे अपन ग्रुप्स बनाते हैं, है ना। अपन लोग मेल पे ग्रुप्स बनाते हैं, तो ग्रुप्स पे क्या होता है? सब लोग एक एक करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज फोरम, या कुछ न्यूज ग्रुप्स हो गए। न्यूज ग्रुप्स जैसे कि आपने देखो कई सारे पेजेस बने हुए हैं, है ना, कई सारे पेजेस बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल बीबीसी न्यूज का पेज बना हुआ है, देन इंडियन एक्सप्रेस का पेज बना हुआ है। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो आपस में जो अपन कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ब्लॉग तो आई गेस सबको पता होगा, है ना। ब्लॉग के बारे में सबको पता होगा। अपन लोग कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के आजकल ब्लॉग्स के थ्रू कितना कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं। अपन ट्रैवल ब्लॉग्स लिखते हैं, अपन लोग फूड ब्लॉग्स लिखते हैं। फूड ब्लॉग्स के थ्रू अपन क्या मोटिव क्या होता है फूड ब्लॉग्स का, कि ये प्लेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, प्लीज यहाँ जाओ खाओ। ट्रैवल ब्लॉग का पर्पस क्या होता है कि भाई ये जगह एग्जिस्ट करती है तो यहाँ जाओ, आप ट्रैवल करके आओ, यहाँ घूम के आओ। तो ब्लॉग्स का पर्पस क्या है? लोगों को बताना कि ये चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं, यहाँ जाओ। सो ब्लॉग्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गुड कम्युनिकेशन विच इज मोस्ट प्रॉपरली बीइंग यूज्ड राइट नाउ। अभी की जनरेशन में सबसे अच्छा कुछ हो रहा है ना, दैट इज ब्लॉग्स। सबसे जितनी अच्छी नॉलेज अपन को भी ब्लॉग से मिल सकती है ना, उतनी न्यूज वगैरह से भी नहीं मिल रही, बिकॉज ब्लॉग्स जो होता है वो प्रॉपर एनालाइज करके लोग एक कंटेंट प्रॉपरली डालते हैं। सो दोज आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। आई गेस बहुत से लोग आप में से लिखते भी होंगे, वेरी श्योर अबाउट दैट। चलो स्काइप क्या है? स्काइप आई डोंट नो आप में से कितने लोग अवेयर हैं, लेकिन आप जब कॉर्पोरेट्स में जाओगे, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली ऐप होती है स्काइप। स्काइप में आप मैसेज भी भेज सकते हो, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो स्काइप के थ्रू, ठीक है। कई सारे लैपटॉप जब आप खरीदते हो ना, तो आजकल प्री इंस्टॉल्ड आता है स्काइप, ठीक है। एंड कई बार अब कोरोना में भी कई बार हुआ होगा, जितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे होंगे, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने किया है, बट इस टाइम पे 2020 कोरोना का जो पीरियड था, उस पॉइंट पे जब लोगों को इंटरव्यू देना था, तो लोग सामने तो जा नहीं सकते थे, तो लोग यहाँ पे स्काइप डाउनलोड करते थे, दूसरा बंदा स्काइप डाउनलोड करता था, उस स्काइप के थ्रू वीडियो कॉल करते थे, ठीक है। तो दैट इज कंसिडर्ड एज वेरी फॉर्मल। तो स्काइप इज यूज्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना, आप सीएस बन जाओगे, जब आप मीटिंग में जाने लगोगे, तो आप देखोगे स्काइप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आप उसमें वीडियो कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, आप नॉर्मल जो काम और मैसेंजर से कर सकते हो ना, आप वो स्काइप से भी कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट इट इज लिटिल मोर फॉर्मल देन योर व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड लास्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑब्वियसली भाई दूर से बैठ के अपन लोग अपना कैमरा लगा के आराम से पार्टिसिपेट कर पाते हैं सारी मीटिंग्स वगैरह में, दैट इज कॉल्ड एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दीज आर फ्यू फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन अगेन क्या, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपन लोगों ने कम्युनिकेशन किस तरीके से इजी कर दिया है। अपन ने ईमेल्स, मोबाइल फोन्स, अपन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अपन लोगों ने स्काइप, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर निकाल के कम्युनिकेशन डिजिटली स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आमने सामने बैठने की जरूरत नहीं है, अपन लोग फोन्स के थ्रू भी बात कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अपना कल का एक लास्ट लेक्चर बचता है फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क, बैरियर्स और कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उससे याद आया प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन बच गया है अपना, तो वो कर लेते हैं फटाफट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है।
एडवर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा पढ़ना था वो अपन कल डील करेंगे। चलो, तो सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं प्रेपोजिशंस। ठीक है, अपन समझने वाले हैं प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। प्रेपोजिशन यूजुअली अगर हम आपको एग्जांपल्स दें प्रेपोजिशन का, आप कभी भी देखोगे कोई भी इंसान आपको प्रेपोजिशन नहीं समझा सकता। ठीक है, प्रेपोजिशन का कोई डेफिनेशन भी नहीं है। प्रेपोजिशन इन जनरल यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन, अबव, इन, एट, अंडर, ऑफ। ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग अंडर द टेबल, बेड बॉटल इज केप्ट ऑन द बेड। ठीक है, या डॉग इज सिटिंग नियर, डॉग इज सिटिंग नियर द चेयर। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड्स यूज होते हैं इनको बोलते हैं अपन प्रेपोजिशन। अगेन, प्रेपोजिशन ना तो तुम समझ सकते हो ना इनको याद करने की कोई ट्रिक है। आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। प्रेपोजिशन यूजुअली तुक्का सही लगता है। अब आई टेल यू कि अपने को प्रेपोजिशन सिलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, प्रेपोजिशन का कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। हमेशा मान लो क्वेश्चन आया, मुस्कान इज सिटिंग डैश द टेबल। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन इज अंडर, सेकेंड इज इन, तीसरा इज ऑफ, चौथा इज आउट। ठीक है, अब आपको इसमें से सेंटेंस में प्रेपोजिशन फिल करना है। प्रेपोजिशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक एक वर्ड वहां पर रख रख के देखो। ठीक है, अब पहला वर्ड, मुस्कान इज सिटिंग दैट द टेबल। सबसे पहला अंडर, मुस्कान इज सिटिंग अंडर द टेबल, मतलब मुस्कान टेबल के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, नीचे बैठी हुई है, परफेक्ट लग रहा है कि हाँ सही लग रहा है, अंडर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लगा के देखो, मुस्कान इज सिटिंग इन द टेबल, मुस्कान इज सिटिंग इन द टेबल। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये ऑप्शन डेफिनेटली सही लगेगा कि मुस्कान इज सिटिंग इन द टेबल, लेकिन प्लीज लेट मी टेल यू, टेबल के अंदर कोई कैसे बैठ सकता है? ये टेबल है तो इसके अंदर कोई घुस सकता है क्या कि लकड़ी के अंदर घुस करके घुस गए? हो सकता है क्या ऐसा? टेबल के अंदर कोई नहीं बैठ सकता भाई, प्लीज ये क्लियर रखना। या तो आप टेबल के ऊपर बैठ सकते हो ऑन द टेबल, या टेबल के अंदर बैठ सकते हो उसके नीचे अंडर द टेबल। ठीक है, या अगल बगल बैठ सकते हो तो नियर द टेबल। आप टेबल के उसमें टेबल के अंदर घुस के नहीं बैठ सकते हो, आप लकड़ी को चीर के उसके अंदर नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, तो इन इसका आंसर एकदम भी नहीं होगा। कभी भी मत लिख देना मुस्कान इज सिटिंग इन द टेबल। मुस्कान कैन सिट ऑन द टेबल और शी कैन सिट अंडर द टेबल और नियर द टेबल। शी कैन नॉट सिट इन द टेबल। इन द टेबल मतलब टेबल को फाड़ के उसके अंदर बैठी हुई है। ठीक है, तो टेबल को चीर के तो उसके अंदर नहीं बैठ जाओगे, तो या तो उसके नीचे या ऊपर बैठ सकते हो, तो इन आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ, मुस्कान इज सिटिंग ऑफ द टेबल। ऑफ द टेबल मतलब सेंस बन रहा है? नहीं, कैंसिल। मुस्कान इज सिटिंग आउट द टेबल, आउट द टेबल सेंस बन रहा है? नहीं। सबसे ज्यादा सेंस क्या बना है? अंडर। मुस्कान इज सिटिंग अंडर द टेबल, सेंटेंस सही लग रहा है? मुस्कान टेबल के नीचे बैठी हुई है, हाँ परफेक्ट लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा अंडर द टेबल। ऐसे ही प्रेपोजिशन हमेशा सॉल्व होता है। हमेशा इमेजिन कर करके देखा करो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला बेटर लग रहा है, ये वाला बेटर लग रहा है, ये बेटर लग रहा है, ये बेस्ट लग रहा है, इसको टिक कर दो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करके देखना। फॉर एग्जाम्पल इन, तो ऐसे सब चीजों में कंफ्यूजन मत रखना कि मुस्कान इज सिटिंग इन द टेबल, तो इमेजिन करके तो देखो इन द टेबल, टेबल के अंदर घुस कैसे जाएगी मुस्कान, है ना? तो वो थोड़ा इमेजिन करके देखो। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेपोजिशन। तो इन, ऑन, ऑफ, अंडर, एट, नियर, ठीक है, बिसाइड्स, ये सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट आता है अपना कंजंक्शन। दो सेंटेंस को जब अपन लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं तो जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एंड सबसे कॉमन इज एंड, बट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। अब ये सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है कि आई लाइक टी फुल स्टॉप, आई लाइक कॉफी। ठीक है, अब आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होगा उसको अपन बोलते हैं कंजंक्शन। तो अब इस सेंटेंस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लाइक टी एंड कॉफी। ठीक है, तो ये एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। सिमिलरली मान लीजिए अपन लोग लिखते हैं आई डू नॉट लाइक टी, एक सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक कॉफी। ठीक है, ये एक सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक कॉफी, इसको आपको कंबाइन करना है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, नीदर डू आई लाइक टी नॉर कॉफी। नीदर डू आई लाइक टी नॉर कॉफी, ना मुझे चाय पसंद है ना मुझे कॉफी पसंद है। ठीक है, सो नीदर नॉर, ये भी कंजंक्शन होता है। ठीक, तो एंड, बट, इफ, ये सब कंजंक्शन होते हैं। दो सेंटेंस को यूज करने के लिए जब जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। नीदर, नॉर, ईदर, और, इफ, बट। ठीक है,
वेदर और नॉट, ये सब कंजंक्शन होते हैं, इनको अपन बोलते हैं, स्पेशली इनको नीदर नॉर, ईदर और, इस टाइप के कंजंक्शन को अपन बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इस टाइप के कंजंक्शन को अपन बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। Next is interjection. Interjection is always used to express your emotions. This is always used to express your emotions in a sentence. ठीक है, for example मान लीजिए हुर्रे I won the match. ठीक है, हुर्रे आई वन द मैच, तो ये वर्ड हुर्रे से समझ में आ रहा है कि अपन खुश है कि अपन मैच जीत गए। दिस इज कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। ठीक है, सिमिलरली ओ आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, तो ओ से समझ में आया, ओ से मतलब क्या समझ में आया कि वी आर रियली सॉरी फॉर योर लॉस। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स अपन यूज करते हैं हुर्रे, आहा, है ना, उनके बाद अपन हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, उनको अपन बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सेंटेंस में क्यों यूज होते हैं? अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं इंटरजेक्शन। नाउ ट्रिक क्या है इंटरजेक्शन याद रखने की? इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और लास्ट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अगर आपको सिलेक्ट ढूंढना पड़े ना उसमें शीट में इंटरजेक्शन कहाँ है सेंटेंस में, तो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क जहां पे लगा है वो वर्ड इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, तो ये था अपना प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज का लेक्चर काफी सफिशिएंटली बड़ा हो गया है, तो कल अपन लोग करेंगे एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के बारे में जो आगे डिस्कस करना है, 2-3 एग्जांपल्स थोड़े और डिस्कस करने हैं हमको, आई थिंक थोड़ा क्लैरिफिकेशन लगेगा, तो वील डू दैट एंड कल अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, उसके साथ अपन एक ग्रामर का कंसेप्ट और करेंगे, दैट आई डिसाइड कि क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी आर्टिकल्स अ एंड द। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच। एक ग्रामर की नोटबुक प्लीज बना लेना, उसमें चार्ट्स बना लेना एंड पेपर के पहले सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस शीट्स प्रिंट आउट लगा के सॉल्व करके वहां पे चिपका लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।